Last 1 hour for this revision. And we are going to be on chapter number 6 now. Chapter number 6. ये रहा आपके सामने अब चैप्टर 6, 5 नहीं, चैप्टर 6. ओके, चेक इट आउट. दोस्तों, समय आ चुका है. रेगुलर बैच में हम इसी सिलेबस को 25 दिन, 27 दिन, 2.25 घंटा पढ़ते हैं. लगभग 60 घंटों का सिलेबस है, जिसको हम लोग सिर्फ 3 घंटे में ख़त्म करेंगे. तो जाहिर सी बात है, स्पीड बहुत ज़्यादा होंगी. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपका निजी प्रॉब्लम है. मेरे पास देखने की ज़रूरत ही नहीं है. ये आपने आज तक का किया हुआ पाप है जो आपके चेहरे पे नज़र आ रहा है. ये गलती तो तभी हुई थी जब आप पिछले 4 महीने से रंग रलियाँ मना रहे थे. दोस्तों, है ना, समय पर आपको होश ही नहीं आया. कल एग्जामिनेशन है, पर जो भी है हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जो भी पाप थे वो सब मिट जाए. दोस्तों, ये रहा आपके सामने लीडरशिप के बारे में. दुनिया में 2 टाइप के लीडर होते हैं, बताएंगे, ट्रांजैक्शनल एंड व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशनल. एक ऐसा लीडर है जो महात्मा गांधी होता है, जो माँ बाप होते हैं, जो हमें हमेशा सही दिशा दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छा विजन दिखाते हैं. उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल. और एक होता है ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल का मतलब बोलिए जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास. ट्रांजैक्शनल वो होते हैं जो आपके सही काम करने पर आपको अवार्ड देते हैं और गलत काम करने पर आपको पनिशमेंट पे. इन लोगों को आपके पर्सनल लाइफ से और आपको मोटिवेशन करने में कोई मतलब नहीं. These people are not going to give you any direction or not going to give you any kind of motivation. They are just interested only in work. If you work more, you'll get more. If you work less, you'll be penalized. Okay? बच्चों, जैसे कि CFM का जो बॉस है, वो हमेशा ट्रांजैक्शनल में आता है. अच्छा काम करने पर आपको बहुत पैसे देगा, पर नहीं काम करने पर आपको सजाए मौत देगा. दोस्तों, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में बताओ, अगर आपने नई सीए फॉर्म चालू करी है, आपके पास में आर्टिकल भी नहीं है और आप उसको जो भी आर्टिकल लेता हो उसको फटके देते हो, क्या आप मुझे बताओ ये आपका रवैया ठीक है या नहीं है? जब नई ऑर्गेनाइजेशन जो इमेच्योर्ड होती है, दे शुड ऑलवेज फॉलो व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशनल. दे शुड नॉट फॉलो ट्रांजैक्शनल ओवर. सर, हम लोग लीडर के बारे में क्यों पढ़ते हैं? बच्चों, क्या आपको लगता नहीं एक मैनेजर को लीडर के भी रोल प्ले करना पड़ते हैं? लीडर कैसा हो? धोनी जैसा हो. लीडर कैसा हो? नरेंद्र भाई जैसा हो. लीडर कैसा हो? बिल गेट्स जैसा हो. लीडर ऐसा हो, धीरू भाई जैसा हो, ये, या फिर हम लोग स्टीव जॉब्स का नाम लेंगे. लीडर, ये सारे वो बिजनेस लीडर है. और आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, whenever you talk about leader, do not talk about cricket leader, do not talk about politician leader, because they are not the business leader. So whenever you talk about leader, you should be compulsorily talk about business leader, because we are going to talk about strategic management. तो हम लोग strategic management के सब्जेक्ट में we should discuss only about business leader. बताओ हमारा लीडर कैसा हो? बहुत बहुत शुक्रिया, सुन के खुश हो रहा था मैं. सुनो, लीडर ऐसा हो जो विजनरी हो, जो हार्ड वर्क करो, जो रिसोर्सेस को एक्वायर करे, जो रिसोर्सेस को अलोकेट करे, जो हार्ड वर्कर हो, जो एथिकल हो. ऐसा पूछेंगे ना एग्जामिनेशन में, लीडर कैसा हो? लीडर वो हो जो इंटीग्रेटेड हो. लीडर वो हो जो क्राइसिस को सॉल्व करने वाला हो, डिसीजन मेकर हो, पॉलिसी मेकर हो, चीयर लीडर हो. मुझे मालूम था चीयर लीडर ढोकलो आपकी दुनिया में एक ही है. चीयर करने वाली चीयर लीडर, ऐसा नहीं है. चीयर करने वाला भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कुछ. लीडर मतलब क्या है कि जो उत्साहित करे और काम करो, हाँ, कुछ नहीं, एनकरेज करे. ये सवाल जो आपके सामने आ रहा है, इसको भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं और पूछा भी है. रोल ऑफ लीडर्स इन मैनेजमेंट, मतलब कि एक मैनेजर जैसे स्टीव जॉब्स या फिर हमारे धीरू भाई अंबानी, ऐसे लोगों को भी लीडरशिप के कुछ क्वालिटीज आना जरूरी. कि हाँ, जब कोई इंसान जब मैनेजर बनता है तो लाखों हजारों में एम्प्लॉयज उसकी, जैसे नारायण मूर्ति साहब, 3.5 लाख लोग उनके पास में इंजीनियर्स काम करते हैं. तो नारायण मूर्ति को सिर्फ केवल मैनेजर होकर फायदा नहीं है. नारायण मूर्ति को इस समय लीडरशिप की
क्वालिटी भी शो करना पड़ेगी। तो बताओ सबसे पहली कौन सी क्वालिटी है? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, मतलब जो जो काम उन्होंने दिया है अपने एम्प्लॉय को, उन्होंने चेक करना चाहिए कि वो काम सही हो रहा है या नहीं। नंबर 2, प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ व्हाट? स्पिरिट दे कॉज, मतलब क्या? एक टीम स्पिरिट की भावना है उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना चाहिए। रिस्पॉन्सिव टू चेंज, मतलब दुनिया में जो भी बदलाव आएंगे, सुनो ना, जो भी बदलाव आएंगे और आ रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखनी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे देखो कि एयरटेल के लीडर जो अपने सुनील मित्तल है, राइट? वो सुनील भारती ना, कुछ भारती मित्तल, हाँ भारती मित्तल ना, हाँ सुनील भारती मित्तल, ऐसे नाम है ना, हाँ जो भी नाम होगा यार, मित्तल साहब। तो इन्होंने मार्केट के चेंजेस को देखा, इनको लगा कि दुनिया में इंटरनेट का क्रेज बढ़ रहा है, इन्होंने तुरंत मार्केट में कोई और लाता 4G खुद का लॉन्च किया। इसका मतलब रिस्पॉन्सिव टू चेंज। नंबर 4, लीडर ऐसा हो जो हमारे कहीं पॉलिटिशियन लीडर है जैसे ए राजा, पूरा लूट के बैठा ए राजा। और बताओ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पर मैं नाम ये पारिवारिक शो में नहीं ले सकता। दोस्तों कहीं ऐसे महाराष्ट्र के भी लीडर है और कहीं ऐसे पश्चिम बंगाल के भी है जो देश को लूटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है लीडर ऐसा हो? नहीं, लीडर ऐसे नहीं हो, ना श्री संत जैसे हो जो जिनके चरित्र पर दाग है। लीडर ऐसे हो जो एथिकल हो, सचिन तेंदुलकर जैसे। अगला सवाल है पुशिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब लीडर ऐसा हो जो अपनी हार को माने, ये नहीं कि अपनी हार के बाद में लोगों को बोले कि तुम्हारी वजह से हार गया। लीडर वो होता है ही शुड बी रेडी टू एडमिट हिज मिस्टेक एंड ही शुड रेडी टू व्हाट? टेक सम करेक्टिव मेजर। तो बताएंगे एक लीडर के पास में कौन सी 5 बातें होना आवश्यक? नंबर 1, जो काम दे और मॉनिटरिंग करे। नंबर 2, टीम स्पिरिट लाए। नंबर 3, चेंजेस को अडॉप्ट करे, एथिकल रहे और अपनी हार को एक्सेप्ट करके चेंजेस करे। ओके, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब दोस्तों हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रैटेजी, आपको याद है? इसका गलती से नाम स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हुआ है, पर इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। दुनिया में 3 टाइप के कंट्रोल थे, आपको याद है? एक ऑपरेशनल कंट्रोल, एक मैनेजमेंट कंट्रोल और एक स्ट्रैटेजी। आपका ध्यान नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप देख लीजिए आपके एग्जामिनेशन पास में है। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के 3 बच्चे हैं, बोलो बच्चों कौन से? ऑपरेशनल, कंट्रोल। ये शब्द कहां से पैदा हुआ मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, सुन रहा हूं, सुना इधर सब लोग मेरे पास है ना। अगर आप मेरे एम्प्लॉय हो और मैंने आपको काम दिया है, तो काम देने के बाद में आपने वो काम किया क्या नहीं किया, मुझे चेक करना ज़रूरी है। मैंने आपको बोला था कि आप 1000 बैग्स इस महीने में प्रोड्यूस करवा देना। 1000 बैग्स एक महीने में प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, मैं वो जाके बाद में चेक करूँगा और नहीं करने पर आपको बहुत मारूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ कंट्रोल। कौन से लेवल का? ऑपरेशनल लेवल का। समझ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑपरेशनल लेवल के कंट्रोल्स वो होते हैं जो एकदम बॉटम लेवल के कंट्रोल माने जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने आपसे कहा था यू शुड मैन्युफैक्चर ए ग्रेड क्वालिटी ऑफ गुड्स, पर आपने ए ग्रेड नहीं, आपने बी ग्रेड बनाया, तो मैंने आपको वापस मारा। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? ऑपरेशनल लेवल मारा, मतलब क्या? आई टेक सम, आपकी जगह मैं किसी और को लेके आऊंगा। ऑपरेशनल कंट्रोल। यस, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंडिविजुअल छोटी छोटी एक्टिविटी को, जैसे इन्वेंट्री, जैसे प्रोडक्शन, जैसे अकाउंट्स, हर एक चीज को आप चेक कर रहे हो, तो मतलब आप क्या कहोगे कि सर ऑपरेशनल कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चों, क्या काम देने के बाद में क्या लीडर का ये एक धर्म है कि काम देने के बाद में उसने चेक करना चाहिए काम वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम लोग बोलेंगे इसको कंट्रोल हो रहा है। अब मैनेजमेंट मतलब क्या? ऑपरेशनल और मैनेजमेंट में फर्क है। कौन सा ब्रॉडर लेवल पे कंट्रोल है? मैनेजमेंट लेवल पे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल आप जब चेक करते हो तो कहेंगे मैनेजमेंट चेक हो रहा है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप एक एक डिपार्टमेंट चेक कर रहे हो तो हम लोग कहेंगे ऑपरेशन। इधर देखना मेरे पास शांति से। अगर मैंने सोचा था मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रैंक नंबर 1 आना चाहिए, पर अभी भी मैं 4th रैंक पर ही हूं, तो अभी तक मैं 3 रैंक ऊपर नहीं गया, तो मैं जो करेक्टिव एक्शन लूंगा ना, ताकि मैं अगले साल 1 नंबर पे चला जाऊं, उसको बोलूंगा मैनेजमेंट। तो फिर बताएंगे मैनेजमेंट और ऑपरेशनल में छोटे लेवल का कंट्रोल कौन सा है? ऑपरेशनल। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कौन सा कंट्रोल है?
पर कुछ कंट्रोल होते हैं जो स्ट्रैटेजिक लेवल पे चलते हैं, उसके 4 बच्चे हमें दिए हैं। एक प्रीमाइज कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस और व्हाट इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। ये 4 टाइप के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हमें दिए हुए हैं जो सिर्फ टॉप लेवल के लोग लेते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में टेररिस्ट अटैक हुआ, ये आग लग गई या भूकंप हुआ, ऐसे समय पे आपने करेक्टिव एक्शन ली, तो आप कहोगे कि टॉप मैनेजमेंट ने स्पेशल अलर्ट वाला। जाहिर सी बात है, अगर मैं ताज होटल का मालिक हूँ रतन टाटा, मेरे यहाँ पे टेररिस्ट आके सबको बजा रहे, ठोक रहे, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मिनिस्टर को बोलूंगा कि कुछ एक्शन लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेशल अलर्ट का एक्शन ले रहा हूँ। समझ गए? अब नंबर 2 का एग्जांपल दे रहा हूं, प्रीमाइज कंट्रोल। जब मैंने कोई बिजनेस चालू किया था, आई हैड सर्टेन अजम्पशंस कि ऐसा होगा वैसा होगा। आई हैड सर्टेन प्री डिफाइंड सेट ऑफ व्हाट कॉन्सेप्ट्स इन माय माइंड। मैंने, जैसे एग्जांपल, रतन टाटा ने जब नैनो लॉन्च की थी, रतन टाटा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बजाज RE60 नाम की कार पैदा होगी। तो वो पैदा हो गई बाद में, मतलब रतन टाटा का एजम्पशन खराब हुआ क्या? नहीं हुआ। तो RE60 पैदा हुई जो रतन टाटा के नैनो के हूबहू कॉम्पिटिटर है। तो क्या आपको लगता नहीं रतन टाटा को अब अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा? उसको बोलेंगे हम लोग प्रीमाइज कंट्रोल। तीसरी बात, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। मतलब कि बच्चों, एक कंट्रोल होता है कि रोज रोज अखबारों में, पार्टी में या क्लब्स में या कहीं भी मैगजीन में आप जो चीजें देखते हो उसका आपने बार बार कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना चाहिए। रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, रोज मैगजीन देखना चाहिए। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर की कुछ नई बातें वहां पे दिख जाए और उसको देखने के बाद में आप जो एक्शन लोगे उसको बोलेंगे स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। न्यूज़पेपर में आपने देख लिया कि आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो आपको मालूम चला अच्छा ये मैं भी कर सकता हूं, तो फिर आपने भी लॉन्च किया, तो आप क्या बोलेंगे? आपने कौन सा कंट्रोल किया? स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। और लास्ट में कौन सा कंट्रोल है? इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। जिन्होंने क्लास की उनको समझ लिया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल दोनों भी सेम ही होते हैं। सर, ऑपरेशनल कंट्रोल, जैसे ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या चेक करते हैं कि रोज रोज वो चेक करते हैं, रोज रोज छोटी छोटी बातें चेक करते हैं। तो फिर स्ट्रैटेजिक लेवल का इंसान तो रोज रोज नहीं चेक करेगा, वही छोटी छोटी बातों को वो 3-4 महीने में, क्वार्टरली या ईयरली चेक करेगा। तो हम लोग कहेंगे इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। वापस से, टॉप लेवल का इंसान जब छोटी छोटी बातें चेक करेगा, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, तो हम लोग उसका नाम रखेंगे इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। और वही काम जब बॉटम लेवल का इंसान, बोलो जल्दी से, रोज रोज चेक करेगा, तो हम लोग कहेंगे उसको ऑपरेशनल। बताएंगे 3 लेवल के कंट्रोल कौन से? ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल। बताओ, छोटे छोटा जो चेक करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल चेक करना, मैनेजमेंट। और टॉप लेवल के जो कंट्रोल होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक। उसके 4 बच्चे हुए, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट, प्रीमाइज कंट्रोल एंड व्हाट इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। बताएंगे टेररिस्ट अटैक हुआ, स्पेशल अलर्ट। रोज मैगजीन पढ़ना, वो सब करना, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। आपके एजम्पशन जो पहले से ही थे अब गलत हो गए, प्रीमाइज। आपसे अगला सवाल ये रहा चार्ट नंबर 2 पे, 6B। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के 5 तरीके होते हैं। एक है फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, नेटवर्क एंड SBUs। आपको याद होगा ये सब? बताओ बच्चों, जब ऑर्गेनाइजेशन नई थी तो मेरे जैसा स्ट्रक्चर था, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब पुराना स्ट्रक्चर ऐसा था, कैसा मालूम क्या? ये स्ट्रक्चर था कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का अकेला मैं ओनर हुआ करता था और मैंने 3 एम्प्लॉय लगाए थे, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। ये तीनों भी कोई भी कुछ भी काम करते थे, ये ऑलराउंडर थे। मैंने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी नहीं थी। अगर एक एम्प्लॉय जाता था तो बाकी दोनों उसके जगह पे काम कर सकते थे, पर इसका प्रॉब्लम ये था कि इसमें स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई चीज़ खराब हुई तो मैं किसको अकाउंटेबल मानूंगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। इसलिए इसको कैंसिल करने के बाद में हमने एक चीज़ पैदा की जिसका नाम है फंक्शनल, जो सबसे पहला नाम है फंक्शनल, जिसमें ये हुआ दोस्तों, ये है CEO और इसको हमने डिवाइड किया फाइनेंस में, HR में, प्रोडक्शन में, इन्वेंट्री में, और सबके हमने मैनेजर्स को अलग अलग तरीके से अपॉइंट किया। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो बोलो। अब आपसे मेरा सवाल है, सुन रहे हो क्या आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये बताओ, पहले वाली में और दूसरे वाले में क्या, अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? यहाँ पे क्या हुआ, इफ फाइनेंस में एनीथिंग गोज रॉन्ग तो बताओ कौन जिम्मेदार होगा? M1। HR में कुछ भी गलत हो तो कौन जिम्मेदार होगा? M2। इसी को कहते हैं फंक्शनल। बताओ, यहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर है और जो मार्केटिंग मैनेजर, आपको लगता नहीं कि वो काफी एक्सपर्ट हो जाएंगे बिकॉज उनको वही काम बार बार करना है? इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होंगी या कम होगी? क्योंकि उनको वही काम बार बार करना है। इसके बाद में हमने एक चीज नई लाई दुनिया में, मार्केट में, जिसका नाम है डिविजनल। डिविजनल में हमने 4 बच्चे पैदा किए, 1, 2, 3, 4। एक है ज्योग्राफिकल, एक है
प्रोडक्ट, एक है कस्टमर और एक कौन सा है फंक्शनल। 4 बच्चे पैदा हुए दोस्तों। इसमें जोग्राफिकल, जैसे ये एक सीईओ है और हमने इसको मान लीजिए वॉलमार्ट है और वॉलमार्ट का सीईओ इसने इंडिया के लिए अलग एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, पाकिस्तान के लिए अलग किया और तालिबान में अलग किया। M1, M2, M3। बताओ ये जो इंसान है इनको इन्होंने कंट्री वाइज अलग अलग कर दिया, पर यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। इंडिया भी एक बड़ी कंट्री है तो इनको भी इन्होंने और क्या किया, इंडिया का HR, इंडिया का मार्केटिंग, इंडिया का प्रोडक्शन ऐसे भी किया। तो मुझे बताओ फंक्शनल में और डिविजनल में फ़र्क क्या हुआ? क्या फंक्शनल की आत्मा भी डिविजनल में है? क्योंकि ये जो लेयर था ना, ये पहले सिर्फ CEO और HR ऐसा था, अब उन्होंने इसको बीच में घुसाया। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार आपका ध्यान नहीं, मैं क्या करूँ? अरे ये बीच में घुसाया ना अभी। तो डिविजनल लेयर और फंक्शनल लेयर की बात करूं तो कहां पे लेयर ज्यादा है? डिविजनल में। कहां पे सैलरी ज्यादा देना पड़ती है? डिविजनल में। कहां पे हायरार्की ज्यादा होती है? डिविजनल में। समझ रहा क्या? मुझे और बोलना है। मुझे बताओ बच्चों, और एक बच्चा, इसका नाम कौन सा है? प्रोडक्ट वाइज। चलो प्रोडक्ट वाइज का एग्जांपल दो रे। CEO प्रोडक्ट वाइज, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी जिसका नाम है नाइके, नाइकी के शूज, नाइकी के टी-शर्ट और नाइकी का डीओ, सबके लिए हमने अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किया। और नाइकी का शूज जो है M1 मैनेज करता है, M2 टी-शर्ट मैनेज करता है, M3 डीओ मैनेज करता है। पर शूज अपने आप में बड़ी दुनिया, इसका मार्केटिंग अलग करेगा कोई, इसका HR अलग कोई करेगा, इसका प्रोडक्शन अलग करेगा। दोस्तों बताओ यहाँ पे 3 लेयर है या 2 लेयर है? क्या आपको लगता नहीं यहाँ पे भी वही फंक्शनल की आत्मा है? C और ये यहाँ भी है, पर इस बीच में इसको और एक बीच में घुसा है और एक लेयर। तो आपको लगता नहीं यहाँ पे और एक लेयर ज़्यादा है? तो ये कब यूजफुल होगा? जब एक कंपनी के एक प्रोडक्ट है या अलग अलग प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको सेपरेट कॉन्सेंट्रेशन करना है या नहीं है? फिर कस्टमर वाइज भी हो सकता है। एक कंपनी का CEO है, जैसे कोई बैंक है, बैंक ने अपना 3 कस्टमर बनाए, एक सेविंग अकाउंट के कस्टमर, एक कॉर्पोरेट अकाउंट के कस्टमर और एक क्या बनाए रहे, जो करंट अकाउंट के कस्टमर, और इनमें भी और फंक्शनल मैनेजर लाए। तो आप बोलेंगे ये कौन सा होगा? जब एक कंपनी के सर्विसेज एक है पर कस्टमर उपभोक्ता अलग अलग है। बैंक तो एक ही है पर कस्टमर के टाइप अलग है और हम चाहते हैं कि हर कस्टमर का सेपरेट कॉन्सेंट्रेशन हो। उस केस में हम लोग यूज करते क्या, मतलब इसका अलग मैनेजर अपॉइंट करें तो ये सिर्फ दिन भर सेविंग में रहेगा, M2 दिन भर कॉर्पोरेट में रहेगा, M3 दिन भर करंट में रहेगा। तो हर एक कस्टमर को ऐसा लगेगा कि हमको स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है। ये तब यूजफुल होगा जब, बोलो जल्दी से, जब एक कंपनी का प्रोडक्ट एक है, अलग है, प्रोडक्ट एक है पर उसी प्रोडक्ट को यूज करने वाले कस्टमर अलग अलग होंगे। हर कस्टमर को सेपरेट अटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी के साथ में ये मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। देखो हमने फंक्शनल खत्म कर दिए, डिविजनल खत्म कर दिए, हम आपको अब बताएंगे SBO बताएंगे। देखो बच्चों, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी थी तो हम फंक्शनल यूज कर रहे थे, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई तो हम डिविजनल यूज कर रहे हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशन हद से ज्यादा बड़ी, इतनी बड़ी कि हर प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड होने लगा, टाटा जैसा, रिलायंस जैसा, बिरला जैसा होने लगा, गोदरेज जैसा होने लगा, कोटक महिंद्रा जैसा होने लगा। तो दोस्तों सुनो ना, ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको? SBU। सर मतलब जैसे जैसे कंपनी की साइज बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। हाँ बेटा, पहले कंपनी की साइज देख के ही उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ते हैं। अभी इस समय मैं क्या यूज कर रहा हूँ? मैं फंक्शनल यूज कर रहा हूँ। कल जाके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं डिविजनल यूज करूंगा। और मैं जब SP एयरलाइंस और बोलता हूँ ना, SP रेस्टोरेंट्स ऐसा कुछ चालू करूंगा, तो फिर आप मुझे क्या बोलेंगे? सर को SBU की जरूरत है। तो कोई भी कंपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाता, पहले स्ट्रक्चर बनता और बाद में ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होता, पहले जरूरत देखते कि ऑर्गेनाइजेशन की लेवल क्या है और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके हिसाब से क्या बनाए जाते? अरे बोलो ना, हम लोग क्या पढ़ रहे? स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे। मतलब पहले स्ट्रैटेजी बनती होंगी, पहले स्ट्रक्चर, और स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए। तो बच्चों तीसरा बात है अभी आपके सामने, नेटवर्क। बच्चों नेटवर्क के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेवाइस। ये ऐसी कंपनी होती है, उनके अपने खुद के स्वयं के एम्प्लॉय नहीं होते, ये सारा काम आउटसोर्स करते हैं। ये बाय पर विश्वास करते हैं, मेक पर नहीं। क्या सर लेवाइस कंपनी खुद का कुछ नहीं करती? नहीं बेटा, उन्होंने अपना जीन्स का रॉ मटेरियल आउटसोर्स किया, जीन्स की ब्रांडिंग आउटसोर्स की, जीन्स का ट्रांसपोर्ट आउटसोर्स किया, जीन्स का मेकिंग भी आउटसोर्स किया, जीन्स का पेंटिंग भी आउटसोर्स किया, जीन्स का स्टिचिंग भी आउटसोर्स, जीन्स का फैशन स्टाइल सब कुछ आउटसोर्स से। कंपनी कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना ठप्पा लगा दिए लेवाइस का, और ये 2000 का बना हुआ जीन्स 6000 में मार्केट में मिलता है। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी?
किसकी बात? ऐसे कहीं यूसीबी नाम की कंपनी है सर। यूसीबी, अगर आप यूसीबी कंपनी में और लेवाइस में जाओगे तो आपको मेरे ऑफिस से भी छोटा ऑफिस नजर आएगा। फिर आप बोलेंगे सर इतने छोटे ऑफिस में इतने पूरे वर्ल्ड को चलाते कैसे? बिकॉज वो करते कुछ है नहीं ना। वो करते क्या है? काम करवा के लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों? मैट्रिक्स। देखो बच्चों, दुनिया में हमने हमेशा ये पढ़ा था ऊपर से नीचे स्ट्रक्चर आता है। ऊपर वाले लोग नीचे वाले को टेंशन देते हैं, तो ये जो एम्प्लॉय हमेशा ऊपर वाले की मार खाता है। अब हमने कहा ये कभी कभी कम लोग हैं और हम लोग को काम बड़े अच्छे से करना है, तो हम उसके एक मालिक ने दो मालिक बिठा दे। ऊपर वाले भी टॉर्चर करेगा, इधर वाला भी करेगा, ऐसे 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 होगा। मतलब ऊपर वाला भी डोज देगा, बाजू वाला भी डोज देगा, ऐसे ऐसे होगा। फिर आप बोलेंगे सर ऐसे ऐसे मतलब कैसा? जैसे जैसे फंक्शनल में और डिविजनल में हम नीचे वाले को डोज दे देते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले को डोज देता है। मतलब सीईओ क्या करेगा? डिविजनल को डोज देगा, डिविजनल फंक्शनल मैनेजर को डोज देगा। ऐसा चलते ही आया दुनिया में। पर कभी कभी क्या होता है, फंक्शनल से भी काम नहीं चलता। अब देखो ना, ये क्या हो रहा है, ये इसको डोज दे रहा है, ये इसको डोज दे रहा है। डोज देने का सिलसिला जारी है। ये इसको डोज देगा, ये इसको डोज देगा। तो ये हमेशा ऊपर से नीचे वर्टिकल है। पर हाँ, हमने क्या किया, तुम ऐसा मत करो, एक काम करते ना। अब जैसे कोई मान लीजिए ये है i10, ये है i20, ये है i30, तीन कार बनी मान लीजिए Hyundai कंपनी की, और हमने तीनों का एक मैनेजर लाया, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। अब बताइए i10 में काम करने वाला ये जो एम्प्लॉई है, ये किसकी सुनेगा? इसकी। पहले ऐसा ही सिर्फ इसकी सुनता था, M1 की। अब क्या बोले, तू इसकी मत सुन, अब तू इसका भी सुन। अब बताओ, i10 के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाला इंसान किसकी किसकी सुनेगा? M1 की भी सुनेगा और ये D1 की भी सुनेगा। मतलब अभी इससे हिसाब लेने वाले लोग कितने हो गए? 2। इसको आंसर कितने देने का है? 2। अरे घर में अगर मालिक 2 है तो नौकर को आंसर कितने लोग देना पड़े? 2। तो ये अच्छा काम करेगा खराब करेगा? बिकॉज उसको मालूम है अच्छा नहीं करूंगा दोनों भी बजाएंगे। तो इसलिए अब वो काम बड़ा अच्छे से होने लगा। पर ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि M1 का अपना ईगो है और D1 का अपना ईगो है। अगर दोनों के बीच में तालमेल है तो इसको सुसाइड करना पड़ेगा। ये बोलेगा तू ये कर, वो बोलेगा वो कर। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, बोलो जल्दी से, when there is what coordination between M1 and D1, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये काम का नहीं है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। बताओ 5 स्ट्रक्चर कौन से बोलेंगे फिर से एक बार? फंक्शनल, डिविजनल। अब दुनिया में चेंज होना जरूरी है। जैसे हालात बदल रहे हैं, दुनिया में चेंज हो रहे क्या नहीं हो रहे? आपको लगता नहीं इन दिनों में BSNL ने अपने आप को चेंज किया? इन दिनों में बजाज कंपनी ने चेतक स्कूटर से पल्सर को लॉन्च किया। आपको लगता नहीं दुनिया जैसी बदलेगी वैसे हमने अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए? इफ जैसे महिंद्रा ने अपने बोलेरो जाइलो को छोड़कर अब XUV 500 लॉन्च की। आपको लगता नहीं whenever there are changes in the market you are supposed to change your product. If you do not change you will become what? Outdated. तो बच्चों बदलने के 3 स्टेजेस है दुनिया में। कौन से? ये देखो, पढ़ो इसको। बोलेंगे क्या थोड़ा सा? बोलो बच्चों, बदलने के कितने स्टेजेस है? 3। कौन से? पहले तो आपने क्या करना चाहिए कि देखो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सुनो तो सही, एग्जांपल सुनो। ऐसा हुआ, वरना कार है, वरना ओल्ड वरना, जब फ्लूइडिक वरना नहीं थी तो क्या हुआ? ओल्ड वरना का क्या चेक किया गया? बोलो, रिकॉग्नाइज किया। क्या रिकॉग्नाइज किया? कि वो कार नहीं चल रही है। फिर क्या किया? टॉप मैनेजमेंट ने बोला इससे पहले हमारी वाट लगेगी, अब इस समय आ चुका है नई कार लॉन्च करने का। तो पहले पॉइंट में क्या हुआ? बोल रहे भी नहीं। दूसरे पॉइंट में क्या हुआ? दूसरे पॉइंट में हुआ क्या? बोलो जल्दी से। फिर टॉप मैनेजमेंट ने सबको बोला कि अब बदलने का समय। और उसके बाद में क्या हुआ? तीसरे पॉइंट में, उसके बाद में नई कार कौन सी लॉन्च हुई? फ्लूइडिक वरना लॉन्च हो गई। बताओ 3 स्टेप कौन से हुए? पहले रिकॉग्नाइज करो कि पुरानी वरना नहीं चल रही। नंबर 2, फिर क्या करो? सबको बोलो कि अब चेंज होने का समय आ गया। और एक बार सबके ध्यान में आ गया तो हमने नई फ्लूइडिक वरना लॉन्च की, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। व्हाट द चेंज? तो चेंज होने के 3 स्टेप्स है। पहले क्या करो? रिकॉग्नाइज करो, सबको विजन बताओ, और नंबर 3 इंस्टीट्यूशनलाइज करो। अब बात करेंगे इसी आधार पर कर्ट लुविन ने भी बात किया था। कर्ट लुविन क्या बोलता है? कर्ट लुविन करता है कि बदलने के सचमुच 3 स्टेप्स है, पर मेरे हिसाब से वैसे नहीं जैसे पहले हुआ था। कर्ट लुविन कहता है कि अगर आपको टैली छोड़कर ERP पे जाना है, अगर आपको लगता है टैली अच्छा नहीं और ERP अच्छा है, तो एक काम करो, टैली को अनफ्रीज कर दो। मतलब टैली को अनफ्रीज करो, मतलब रखो या बंद कर दो?
टैली को पूरी तरह से बंद कर दो, बंद। अब बात करेंगे क्या लिखा है, चेंज। तो एक काम करो, टैली को बंद करो तो अब क्या करो, नई वाली को ढूंढो। नई वाली का नाम क्या है, एसएपी जैसा कुछ ढूंढो। फिर जब ढूंढ लिया तो ढूंढने के बाद में सबको बोलो कि तुम यूज करो, यूज करो, यूज करो। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चेंज हो गया, लोग यूज करने लगे, लोगों को वो अच्छा लगने लगा, लोगों के लिए वो नॉर्मल प्रैक्टिस होने लगा। तो क्या करो, उसको रिफ्रीज करो। मतलब क्या है, ईआरपी विल बिकम योर नॉर्मल प्रैक्टिस। बोलो कौन से 3 बातें हुई, ध्यान दो, आपकी एग्जामिनेशन है। नंबर 1 क्या करो, अनफ्रीज करो, मतलब टैली को बंद करो। नंबर 2 क्या करो, चेंज करो। मतलब क्या करो, बोल रहे मैंने, चेंज करो मतलब क्या करो, चेंज करो मतलब ये करो कि अब ईआरपी को आचरण में लाओ, पर अभी भी फ्रीज मत करो। और जब ईआरपी सबको बहुत भाने लगा, अच्छा लगने लगा, तो एक काम करो, ईआरपी शुड बिकम द नॉर्मल प्रैक्टिस, फिर ईआरपी ही चलेगा। दैट इज व्हाट, रीफ्रीज करो। तो बताओ 3 पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत अच्छा है, अनफ्रीज। थर्ड पॉइंट भी अच्छा है, रीफ्रीज। और बीच में क्या आएगा, चेंज। खत्म हो गया। आपको एग्जामिनेशन में, मुझे मालूम है आपके साथ में दर्द यही होगा, आप जब एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको आंसर याद आता है, पर एग्जामिनेशन में 7 चैप्टर के न जाने कितने क्वेश्चन आईसीआई पूछेगी, आपको क्वेश्चन देखते के साथ में उसका इंस्टेंटली आंसर याद नहीं आएगा। मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है। कर्ट लुईन बोलने के साथ में याद रखना, कर्ट लुईन हमेशा फ्रिज में बैठता है, तो याद आ जाएगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ ट्रिक देखकर आपको याद करना होगा कि ये क्वेश्चन है तो उसका यही है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में बताओ कौन सा टॉप लेवल पर, कौन सा पहले होता है, और कौन सा प्लानिंग फॉर एक्शन है फॉर्मुलेशन, और कौन सा डूइंग एक्शन है इंप्लीमेंटेशन। कहां पे, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी को मैं एक्वायर करने वाला था, मेरा डिस्कशन चालू है, मेरा प्लानिंग चालू है, मैंने एनालिसिस किया तो फॉर्मुलेशन। मेरी कंपनी नहीं एक्वायर होकर मेरा प्रोडक्शन चालू हो गया, बोलो बोलो, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया, सेल्स चालू हो गया। इंप्लीमेंटेशन कहां पे ज्यादा लोग लगते हैं, इंप्लीमेंटेशन में। कहां पे कम लगते हैं, फॉर्मुलेशन में। कौन सा वो है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है फॉर्मुलेशन। कौन सा हार्डवर्क वाला काम है, इंप्लीमेंटेशन। कहां पे एनालिसिस बहुत करना पड़ता है, फॉर्मुलेशन। कौन सा इफेक्टिव होना चाहिए, फॉर्मुलेशन। कौन सा एफिशिएंट होना चाहिए। अगला सवाल, कोर कंपिटेंसी किसको बोलते हैं बच्चों। कोई भी कंपनी के पास में ऐसा कोई फीचर जो दूसरा जल्दी से कॉपी नहीं, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट, जैसे एप्पल का टेक्नोलॉजी हो या डेल लैपटॉप की बात है जो सस्ता बनाता है पर बहुत अच्छा बनाता है। कुछ कुछ कंपनी में जैसी कुछ क्वालिटी होती है जो जिसको जल्दी से छीनना, जल्दी उसके से कॉपी करना जो बहुत ईजी है या मुश्किल है। जैसे हमारे मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी अगर मॉल है, मॉल कभी भी सुपर स्टोर जैसा, मतलब क्या किराना दुकान जैसा नहीं बन सकता, और किराना दुकान वाले, ग्रोसरी शॉप वाले कभी भी मॉल जैसे
जैसे मॉल का अपना क्या यूनिक स्टैंडर्ड है, क्या क्या कोर कॉम्पिटेंसी समझता है क्या? जो आपकी यूनिक होती है, जो लोग कॉपी, जिसके से लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। जैसे मॉल का जो स्टैंडर्डनेस है, जो वहाँ का एसी है, वहाँ का जो पॉश है, जो जो कल्चर है, जो वैरायटीज है, अवेलेबिलिटी है, जो कल्चर है, वो कभी भी छोटी दुकान वाले फॉलो नहीं कर सकते। वो उनका कोर कॉम्पिटेंसी है। और जो छोटी दुकान वाले के जो कस्टमर से बात करना है, मोहब्बत से बात करना है, उसको क्रेडिट पे देना है, क्या भाई कैसे हो, मम्मी पापा कैसे, वो जो अटैचमेंट क्रिएट करता है ना, वो कभी भी मॉल वाले के साथ में, तो उनका अलग अपना कोर कॉम्पिटेंसी है। समझ गया आप? ओके, अगला सवाल ये सर, कोर कॉम्पिटेंसी की बात करना है कि बात ये है कि आपको लगता नहीं ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज स्टिक टू देयर कोर कॉम्पिटेंसी? क्या होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कोर कॉम्पिटेंसी को ही हटा दिया तो? हे भगवान, ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने कोर कॉम्पिटेंसी को हटा दिया तो चलेगा या नहीं चलेगा? अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब दोस्तों, कॉर्पोरेट कल्चर और स्ट्रेटजी की बात की थी मैंने आपको, शाहरुख खान का वो एग्जांपल दिया था, शाहरुख खान मोहब्बतें का। बताओ शाहरुख खान ने उस मोहब्बतें मूवी में क्या गुरुकुल के अगेंस्ट में जो भी किया था वो सही था क्या नहीं था? उस गुरुकुल के अनुशासन, परंपरा, संस्कार में और संस्कृति में ये लिखा था कि यहाँ पे कोई भी लड़की यहाँ पे नहीं आएगी, पर शाहरुख खान ने उस लड़कियों को हॉस्टल में बुलाया था। क्या शाहरुख खान की स्ट्रैटेजी उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अगेंस्ट में गई क्या नहीं गई? गई। इसलिए शाहरुख खान को धक्के मार के निकाल दिया गया। इसलिए बच्चों, हमें यह समझ में आता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनती है तो स्ट्रैटेजी शुड बी इन ट्यून विथ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर। If the culture and strategies are not going hand in hand, तो what will happen? Your strategy cannot be successful. इसलिए स्ट्रैटेजी बनाने से पहले शाहरुख खान ने ये देखना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो अमिताभ जी का जो कल्चर है, उससे मेरी स्ट्रैटेजी मैच हो रही है या इसका ये मतलब है वो शाहरुख खान जाने तो मुझे कुछ मतलब नहीं। पर जब भी बिजनेस में, अगर मान लीजिए पूरे इंडिया में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के दिन में ही हम लोग काम करते हैं, आपने बोला दिन में रात को 8 बजे तक ऑफिस बंद रहेगा, आज के बाद हम लोग 8 के बाद ही काम करेंगे, रात को लोग 8 बजे आएंगे, सवेरे 8 बजे जाएंगे, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी कैसी वाहियात होगी ना? स्ट्रैटेजी ऐसा, आपके दिन में लोग रात दिन में ही काम करते हैं ना, तो आपने उल्टा लाया। अभी मैं नया एचआर मैनेजर, बंद करो ये तमाशा, रात में करेंगे। हाँ, अभी नाउ यू हैव डेवलप न्यू स्ट्रैटेजी, वे रात में आओ, तो आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी? मतलब ये स्ट्रैटेजी इज गोइंग अगेंस्ट व्हाट, बोलो जल्दी से, कल्चर। इसलिए जब भी स्ट्रैटेजी बनाओगे पहले क्या सीखना चाहिए? बोलो जल्दी से। ये खत्म हुआ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बोलो बच्चों, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये तो हमने किया था ना आज, ये तो हमने किया इसमें आईटी में हमने खत्म ही किया था इसको, वैल्यू चेन एनालिसिस। बताओ बच्चों, दुनिया में दो टाइप के दो स्टेप्स एक्टिविटीज, एक प्राइमरी एक्टिविटी और एक कौन सी सेकेंडरी? बताओ बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाना है तो कौन सी एक्टिविटी अच्छी चाहिए? प्राइमरी भी और बिल्कुल सही। इसी के साथ में चैप्टर हमारा खत्म हुआ। एक बार जरा रिवाइज करते, चैप्टर नंबर हमने कौन सा खत्म किया अभी? दोस्तों, जवान और जवानियों, चैप्टर नंबर 6 इसी चार्ट से रिवाइज करते बताएंगे। फॉर्मुलेशन पहले होता है, इंप्लीमेंटेशन पहले होता है? फॉर्मुलेशन पहले होता है, इंप्लीमेंटेशन बाद में होता है। बताएंगे कहां पे लोग कम लगते हैं फॉर्मुलेशन में और कहां पे ज्यादा लगते हैं इंप्लीमेंटेशन में। कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कहां पे दिमाग लगता है फॉर्मुलेशन और कहां पे हार्डवर्क ज्यादा लगता है? अगला सवाल है, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब इजी टू कॉपी या डिफिकल्ट टू कॉपी? क्या ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कोर कॉम्पिटेंसी को संभाल कर रखना चाहिए या नहीं? हाँ। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड कल्चर, बताओ कल्चर हम लोग बनाते हैं नहीं, क्या चेंज करना आसान है, कल्चर या स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी। तो जब भी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो पहले क्या सोचना चाहिए? और अगर कल्चर स्ट्रैटेजी एक दूसरे के जैसा नहीं है तो क्या होगा? स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अगला सवाल, वैल्यू चेन एनालिसिस के 2 बच्चे, प्राइमरी एंड व्हाट? अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आप बताएंगे बच्चों, चेंज होने के लिए कर्ट लुविन ने 3 बच्चे बनाए। कर्ट लुविन फ्रीज में रहता है, पहले उसने बोला अनफ्रीज करो, किसको? टैली को। फिर क्या, सबकी आत्माओं को चेंज किया, और जब सब लोग बदलने लगे तो उस जो बदला हुआ ईआरपी सबको बाद में क्या बोला? उसको रिफ्रीज करो। आप बताएंगे बच्चों, चेंज होने के, स्ट्रैटेजिक चेंज के, याद देखना ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर रखते हैं, अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। बताएंगे बच्चों, स्ट्रैटेजिक चेंज के 3 स्टेप्स है। नंबर 1, पुरानी वरना का खराब चलना आपने रिकॉग्नाइज किया, फिर सबको आपने विजन बताया कि अब बदलने का समय आ चुका। जब नई वरना आई तो आपने उसको क्या कर दिया? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया। अगला सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर 5 स्टेप के होते हैं, पहले फंक्शनल, फिर डिविजनल, फिर एसबीयू, फिर मैट्रिक्स एंड फिर वॉर। बताएंगे बच्चों, फंक्शनल और डिविजनल में कहां पे ज्यादा लेयर्स होती है? डिविजनल। कहां पे सीईओ का बर्डन कम होगा? डिविजनल में। कहां पे लेयर्स ज्यादा होती है? डिविजनल। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और हर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो यू शुड गो फॉर फंक्शनल और डिविजनल। पर आपके प्रोडक्ट इतने डाइवर्सिफाइड है, आसपास में कोई तालमेल, तो यू शुड गो फॉर डिविजनल और एसबीयू। आपने हर कोई काम आउटसोर्स किया, खुद कुछ बनाते नहीं, नेटवर्क। और आपने काम किया ऊपर भी और बाजू, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों।
दैट इज व्हाट मैट्रिक्स। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, लीडर दो टाइप के होते हैं, ट्रांजैक्शनल एंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशनल। जवाब देंगे बच्चों, कहां पे महात्मा गांधी आएंगे, कहां पे आपको मोटिवेशन दिया जाएगा, आपकी कंपनी नई नई, यू शुड फॉलो ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल कहां पे अवार्ड और रिवॉर्ड दिए जाते हैं, ट्रांजैक्शनल। बताएंगे बच्चों, एक लीडर के पास में, एक मैनेजमेंट के पास में लीडर के कौन से 5 चीजें होना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए सबको, उसने सबको क्या देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, और बोलो नंबर 3 सब, नहीं क्या बोल रही है, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, दुनिया के हिसाब से चेंज करना चाहिए, और साथ में एक चीज लिखी थी कि वो लीडर ऐसा, लीडर के जैसा मैनेजर में एथिकल आदतें होना चाहिए। तो बताओ, वापस से एक बार बताएंगे, एक मैनेजर के पास में लीडर के जैसा क्या होना चाहिए, नंबर 1 मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसने टीम स्पिरिट लाना चाहिए, 2 चेंजेस होने वाले उसको अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, और साथ में वो एथिकल होना चाहिए। अगला सवाल बताएंगे, कंट्रोल करने के 3 स्टेप्स, एक तो ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड व्हाट स्ट्रेटेजिक। बताएंगे इंडिविजुअल जो कंट्रोल होता है उसको ऑपरेशन बोलते हैं, जो एज अ होल होता है उसको मैनेजमेंट कहते हैं, और स्ट्रेटेजिक के 3-4 बच्चे बताएंगे। टेररिस्ट अटैक हुआ तो क्या बोलेंगे, स्पेशल अलर्ट। आपने मैगजीन और न्यूज़पेपर को रोज चेक करना, सर्वेलेंस। और आपका जो बताएंगे वो, आपने ऑपरेशनल जैसा काम किया पर रोज रोज नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन। और आपका पुराना एजम्पशन आप गलत हो गया, आपने अकॉर्डिंगली चेंज किया, उसको बोलते हैं प्रीमाइस कंट्रोल। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ। ओके अब है हम लोग चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर 5 आपका होमवर्क है, लास्ट चैप्टर आज के लिए हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7, द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट 25 मिनट्स दिस चैप्टर विल बी ओवर। नाउ यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन कल है। दोस्तों ये रहा आपके सामने अब ओके, आई एम ऑन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। दोस्तों आप सभी जानते हैं, कैन आई स्टार्ट नाउ, कम ऑन एवरीबॉडी। चलो इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही कॉन्सेप्ट, एक बीपीआर, एक टीक्यूएम, एक 6 सिग्मा, और एक है कौन सा और, बेंचमार्किंग। सबसे पहले हम लोग करते हैं दोस्तों बेंचमार्क का है क्या पे, बेंचमार्क, यस दिस इज बेंचमार्क, ओके फाइन। दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया था अपने, आपको बेंचमार्क समझता है, बेंचमार्क का मतलब बता सकते हो? अगर मान लीजिए जब्बोंग है, जब्बोंग के लिए बेंचमार्क है फ्लिपकार्ट। अगर कोई मान लीजिए कोई क्रिकेटर है तो उसका बेंचमार्क नेहरा नहीं हो सकता। तो क्रिकेटर मान लीजिए अगर वो बैट्समैन है तो बोलेंगे कभी मैं नेहरा जैसे बन जाऊंगा, ऐसा नहीं, वो बोलेंगे भाई सचिन मेरा बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब उस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लेयर होता है, उस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लेयर, उसके ऊपर हमारी जेलसी नहीं है ना, कोई मैं कंपटीशन करना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि सिर्फ वो इतना ऊपर क्यों और मैं यहाँ पे क्यों। आई एम जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई द गैप, व्हाई ही इज देयर, व्हाई आई एम हियर, सो I'll implement some strategies so that even I can become like him, okay? तो ऐसा इंडस्ट्री में चलता है, जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, हम अपने आप को उनसे कंपेयर करके ढूंढते हैं कि आखिर वो उनमें ऐसी क्या बात है और ऐसा मुझ में क्या नहीं है। आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई द गैप सो दैट इवन वन डे आई विल बिकम लाइक हिम, ओके? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्क करने के 6 स्टेप्स आप सभी को जानते होंगे, बोलो बच्चों कौन से है? सबसे पहले हमने वो रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा नंबर 1 क्या था उसमें? नहीं आपको बोलना होगा, बोलो मेरी बातें बोलो जल्दी से। सबसे पहले वो रेस्टोरेंट में ये हुआ था कि वहाँ पे कस्टमर कुछ आजकल कम हो गए थे, इसलिए उन्होंने जाना पहले सबसे पहले कि यहाँ पे यार बहुत कस्टमर कम हो रहे, तो उनको क्या जरूरत महसूस हुई कि बेंचमार्क करने की। उनके जो कस्टमर है दिन ब दिन कम हो रहे थे। नंबर 2 क्या किया फिर हमने, क्लियरली अंडरस्टैंड, फिर हमने क्या किया, अपने होटल के जितने भी शेफ थे और जितने भी एम्प्लॉयज थे उनसे और जितने भी कस्टमर थे उनसे जाके पूछा ऐसा आप हमारी सर्विसेज इतनी वाहियात क्यों हो रही है, और कस्टमर से भी ये पूछा कि आखिर हम लोग हमारे अंदर क्या कम है। तो दोस्तों ये बात है, कोई भी इंसान बेंचमार्किंग अपने मर्जी से नहीं करता, बेंचमार्क तो इंसान तभी करता जब उसके पुराने सिस्टम में उसको कुछ तो दर्द हो रहा है। फिर नंबर 3 हमने क्या किया, सबसे बात की हमने कि क्या क्या दर्द है, तो हमने ढूंढा कि चलो एक काम करते हैं, हमें भी अच्छा बनना अब जरूरी, तो हमने बेंचमार्क वाली कंपनी ढूंढी। तो वी हैव आइडेंटिफाइड व्हाट द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट पॉइंट नंबर 3। फिर हमने सबसे जो अच्छा रेस्टोरेंट मिला, हमने पॉइंट नंबर 4 में अपने आप को उससे कंपेरिजन किया। फिर हमने कंपेयर किया कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। फिर हमने क्या किया, वो कंपेरिजन के लिए जो हमने ढूंढा
जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा तो उन्होंने वायरलेस आईपैड यूज किए थे। हमारी रेस्टोरेंट में ये था कि हमारा जो एम्प्लॉय था वो ऐसे हाथों से लिखता था कि क्या क्या खाने को चाहिए, और वो चिट्ठी लेकर वो शेफ के पास जाता था। तो जो बेंचमार्क वाली कंपनी थी वहाँ पे क्या हो रहा था मालूम है, वो ऐसे जाने आने का काम नहीं करते थे। वो क्या करते थे, अपने आईपैड पे लिखते थे कि उसको क्या चाहिए, तो डायरेक्टली ओके करते तो शेफ के पास में जाता था। तो उसकी कंपनी में भी वो अच्छा काम था। फिर हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 5 में अपने कंपनी में भी हमने वायरलेस को लगा दिया, आईपैड लगा दिया। दैट इज व्हाट प्रिपेयर, रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट। तो हमने वो वायरलेस लगा दिया। फिर बाद में क्या होगा, वो आईपैड को लगाने के बाद में हमने चेक किया कि सचमुच हमारा उस आईपैड वाली टेक्नोलॉजी से कुछ हमारे कस्टमर के नंबर्स इंप्रूव हुए हैं या नहीं, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। बताएंगे 6 पॉइंट्स कौन से। नंबर 1, सबसे पहले दर्द हुआ। नंबर 2, हमने सबसे पूछा, फिर बेस्ट ढूंढा, कंपैरिजन किया, हमने बेस्ट जैसा इंप्लीमेंट किया, और बाद में हमने इवैल्यूएट किया। इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ 4 में से। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा दोस्तों आपके सामने, जिसका नाम है बीपीआर। आप सभी जानते हो बीपीआर के बारे में वापस क्या समझाओ। बीपीआर मतलब धंधा बदलो, धंधे करने के तरीके बदलो। इसका डेफिनेशन है, इट्स अ रीथिंकिंग, रीडिजाइनिंग, रीइन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड एंड व्हाट सर्विसेज। अर्थात ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के धंधे मत बदलो, धंधे करने के। जैसे एग्जांपल एटीएम की बात करो, एटीएम इज द बेस्ट एग्जांपल। एनएससी, बीएससी, आईआरसीटीसी, या फिर हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिन्होंने ई फाइलिंग चालू की, दिस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट बीपीआर। कल भी काम वही चल रहा था, आज भी वही चल रहा है, सिर्फ धंधे करने के। कल भी विड्रॉ हो रहा था, आज भी विड्रॉ हो रहा है, सिर्फ धंधे करने के। पर जब हमारे काम करने के तौर तरीके इस तरह से बदलो कि फायदा छोटा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ड्रामेटिक, मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट, छोटा इंप्रूवमेंट है बड़ा इंप्रूवमेंट, 10 से 15% या 80 से 90%। दोस्तों बीपीआर का मतलब होता है छोटा चेंज या बड़ा चेंज। इट्स एन इंक्रीमेंटल चेंज और ड्रामेटिकल चेंज। क्या डोंट यू थिंक इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस? क्या आपको पता नहीं इट इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन? बोलो ना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे चेंजेस की उम्मीद है तो आपको बीपीआर करने की जरूरत नहीं। बीपीआर मतलब थोड़े से इंप्रूवमेंट होना बीपीआर नहीं होता। बीपीआर शुड बी व्हाट, ड्रामेटिक, मतलब बहुत ज्यादा का चेंज। बीपीआर के बारे में मैंने बोल दिया, पर बीपीआर करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें को चेंज करना पड़ता है। आपके एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस मिल सकता है। बीपीआर को बहुत पैसा लगता है। आप सोचिए ना, पूरा मैनुअल बैंकिंग को बंद करके एटीएम लाना, क्या इतना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? बहुत डिफिकल्ट होगा। तो दोस्तों देख सकते कौन से व्हाट इज बीपीआर, तो आप समझ गए। बताओ प्रॉब्लम्स कौन से? 3। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा इंडिया में एटीएम लाना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉस्ट लगेगा। और क्या लिखा है, जब पुरानी वाली से आप नई वाली के पास जा रहे हो तो हो सकता है उस दौरान आपको बहुत सारा डबल खर्चा हो, बिकॉज आपको पुरानी वाली भी चलाना पड़ेगी और नई वाली भी चलाना पड़ेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके एम्प्लॉय नई वाली के पास जाने से। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पहले टैली यूज कर रही थी और जो अब ईआरपी लगा रहा है, तो आपको लगता है कि एम्प्लॉय जो इतने सालों से टैली यूज कर रहा है, क्या वो ईआरपी पे जल्दी से जाने को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं? नहीं। तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। समझा कि नहीं समझा? यस, खत्म हो गया। बताएंगे बच्चों स्टेप्स ऑफ बीपीआर। बीपीआर की 5 स्टेप्स कौन से हुए, जल्दी से बोलिए। अगर मान लीजिए चंदा जी को एटीएम करना, तो बताओ सबसे पहला स्टेप्स क्या है? सबसे पहले जो भी आगे जान दो, चंदा जी को छोड़ो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिग बाजार अब ई कॉमर्स बनने जा रहा है, तो क्या मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लोकल दुकान से लेकर ई कॉमर्स बनेगा, तो आपको पता नहीं वो बीपीआर है, मतलब पहले भी बेच रहा था अब भी बेचेगा, सिर्फ धंधा करने के। तो बताएंगे बच्चों डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्ट। बताओ कोई भी अगर बिग बाजार ऐसा क्यों बनना चाहता है? ताकि उसके कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करे और अपने धंधे को और बढ़ाए, अपनी स्पीड को और बढ़ाए। नंबर 2 क्या बताओ? आइडेंटिफाई कस्टमर एंड व्हाट। बताओ आज का कस्टमर क्या चाहता है? कि फास्ट चाहता है, उसको घर बैठे चाहिए, उसको इजी चाहिए। नंबर 3 क्या है? स्टडी द एग्जिस्टिंग। हमारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस धीरे नहीं है, हमारी एग्जिस्टिंग बहुत धीरे है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। बताओ 2 में और 3 में क्या फर्क है? 2 में देखा कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, फिर 3 में देखा कि हम उनके परीक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं। तो 2 में देखा उनको बहुत फास्ट चाहिए, 3 में नजर आया हम लोग बहुत स्लो है। 2 में नजर आया कि उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा करने की जरूरत है, 3 में नजर आया कि हमारे कस्टमर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या किया हमने? उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक ई कॉमर्स की अच्छी वाली वेबसाइट डेवलप की। दैट इज पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 5 क्या? हमने वो जो वेबसाइट डेवलप की अब उसको हमने लाइव कर दिया और कस्टमर को बोला अब आज के दिन में तुम्हें बिग बाजार के शॉप पे नहीं, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो। दैट इज व्हाट पॉइंट नंबर 5। तो हम लोग कहेंगे बीपीआर के 5 स्टेप्स है। नंबर 1 बोलो। इस सिलेबस में बहुत सारी बार 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है।
एक जैसे कि हमने फ्रेमवर्क देखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, हमने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के 5 पॉइंट्स देखे, ऐसे ये पॉइंट्स है। हो सकता है आपको ये पॉइंट एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करे, तो इसको बार बार रिवाइज करते रहने से आपको ये कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1 तो बताएंगे बच्चों क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, ये देखो कि फिर नंबर 2 कस्टमर चाहता क्या है, ये भी देखो कि आज हम लोग कैसा करें। नंबर 4 उस गैप को फुलफिल करने के अच्छी एक डिजाइन डेवलप करो और बाद में जो डिजाइन डेवलप की उसको इंप्लीमेंट करो। ये थे बीपीआर। अभी तक के 2 क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों। तीसरा पॉइंट आ रहा है आपके सामने, टीक्यूएम। बोलो बच्चों टीक्यूएम क्या है? टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप सभी जानते हो पहले जमाने से अभी तक कंपटीशन बढ़ रही है कम हो रही है? जल्दी से बोलना। इतने कंपटीशन बढ़ने के बाद में आपको लगता नहीं कि आप कस्टमर को डिससैटिस्फाइड करने का एक भी मौका नहीं देना चाहिए? इफ द कस्टमर इज बिकमिंग डिससैटिस्फाइड ही मे फाइंड आउट व्हाट। तो इसलिए क्या करना चाहिए? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्या, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जगह पे जहां जहां पे भी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, हर जगह पे क्वालिटी इंप्रूव करो। टीक्यूएम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नंबर 2 डिफेक्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एग्जांपल उल्टा एग्जांपल देता हूं, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का होटल है, आप मान लीजिए आधा 1 घंटा आप रुके रेस्टोरेंट चालू होने के लिए, मतलब खाना आप टेबल पे बैठे हो, 1 घंटे बाद आपको सर्विस मिले, तो हम लोग बोलेंगे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। आप थिएटर में टिकट लेने के लिए आधे घंटे तक लाइन रुके, तो हम लोग बोलेंगे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। आप किसी मॉल में गए, पार्किंग में 1 घंटा रुके, गाड़ी लगाने की जगह नहीं, तो हम लोग कहेंगे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। आप किसी होटल में गए, पाव भाजी खा रहे हो, उसमें कॉकरोच आ गए, तो हम लोग बोलेंगे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। आप किसी जगह से मोबाइल ले रहे हो, मोबाइल लिया पर चार्जर आपका चालू नहीं, तो हम लोग बोलेंगे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। आपने चाइना का फोन लिया, टच स्क्रीन चलता नहीं, तो हम लोग बोलेंगे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। आप किसी मान लीजिए भारतीय रेलवे में गए, आज की रेलवे कल आई, तो बोलेंगे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। अब जैसे कि अगर आप मतलब फ्लाइट से घूमना चाहते हो, आपकी फ्लाइट जो 3 घंटे से डिले हुई, तो हम लोग क्या कहेंगे? बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। आईसीआई ने आरटीपी भेजा एग्जामिनेशन के बाद में, तो हम लोग क्या कहेंगे? बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये ऐसे कई अनगिनत एग्जाम्पल है जो बोलेंगे हम लोग बैड क्वालिटी एग्जाम्पल। बैड क्वालिटी दुनिया में जब भी बैड क्वालिटी मैनेजमेंट आएगा, तो तब मान लीजिए कस्टमर का बहुत डिससैटिस्फैक्शन होगा। इसलिए ऐसा डिससैटिस्फैक्शन अब हम इस जमाने में अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्या करो? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब बताओ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक दिन के करने से होगा या अखंडित प्रयास करना पड़ेगा? अखंडित। एक इंसान के या सबका उसमें इंक्लूड? आपको लगता नहीं देयर शुड बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? और बताओ ये प्रिवेंटिव होना चाहिए या करेक्टिव होना चाहिए? प्रिवेंटिव। आपको लगता नहीं यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे किया गया है? अब बताओ टीक्यूएम मतलब इन्वेंट्री हमारी कम होना चाहिए या ज्यादा? कम होना चाहिए। टीक्यूएम मतलब हमारा संबंध जो है सप्लायर और बायर से पहले से ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या टीक्यूएम तभी हो सकता है जब हमारा टीमिंग बाहर वालों से भी अच्छा है? बोलो ना। क्या टीक्यूएम मतलब वो होता है, टीक्यूएम का एक प्रिंसिपल है वैल्यू इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। टीक्यूएम वो होता है जहां पे हमने अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तौर तरीकों को बदलना चाहिए, हमने अपने स्टैटिस्टिकल तरीके अपनाना चाहिए ताकि हम अपने कस्टमर को पहले से ज्यादा और खुश करें। टीक्यूएम वो होता है, टीक्यूएम का और एक प्रिंसिपल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए मैं एयरलाइन चला रहा हूं इंडिगो, और इंडिगो के एयरलाइंस में बहुत सारी एयर होस्टेस भी होंगी, तो अगर मुझे बताओ इंडिगो जो मालिक है उसने अच्छे से काम करना चाहिए, वो तो ठीक है, पर उसके एयर होस्टेस ने भी काम अच्छे से करना चाहिए ना, बिकॉज कस्टमर के संबंध किससे आते हैं? तो बताओ कि आपको लगता नहीं एयर होस्टेस को भी ट्रेनिंग देना चाहिए? किस बात की? कि कस्टमर से वो कैसे बात करे, कैसा सर्व करे। तो दोस्तों आपको लगता नहीं टीक्यूएम का जो काम है वो सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं हो सकता, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मिडिल बॉटम लेवल हर लेवल का जो इंसान है, आपको पता नहीं हर जगह पे हर किसी को लगना चाहिए, एवरीबडी एन एम्प्लॉय शुड ऑलवेज फील दैट he should be the he is responsible, an employee should always be considered, because हम मालिक जो है, मालिक कस्टमर को खुश नहीं कर सकता, कौन कस्टमर को खुश करेगा? एम्प्लॉय। इसलिए एम्प्लॉय का ओपिनियन शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू दी। सर आपने क्या पढ़ा है? मैंने आपको पढ़ा है कि टीक्यूएम के 14 प्रिंसिपल कौन से है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। पढ़ो। जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल कौन सा है? मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। नंबर 2 क्या है? फोकस ऑन किसके ऊपर? कस्टमर। नंबर 3 प्रिवेंटिव होना चाहिए। नंबर 4 यूनिवर्सल, मतलब हर जगह पे क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। नंबर 5 क्वालिटी का बार बार मेजरमेंट होना चाहिए, ताकि अगर आपको लगता है अच्छा नहीं है तो आपने और उस चीज को अच्छे से करना चाहिए। नंबर 5 क्वालिटी एक दिन अच्छे करने से कुछ नहीं होगा, हमेशा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम को इंप्रूव करना, मतलब ऐसा करो कि पुरानी प्रॉब्लम को जड़ से, अगर मान लीजिए कोई एयरलाइन है वो हमेशा स्लो चलती है, एक काम करो वो एयरलाइन को फेंक दो, नई एयरलाइन लाओ। मतलब वो एयरलाइन बहुत स्लो, हवा में स्लो हो जाती है तो कभी कभी रुक जाती है, तो ऐसा हो सकता है ना? ठीक है। अरे तो एक काम करना बेटा, हमारी एयरलाइन जो इतने ऊपर जाते हैं ना,
वो ऊपर जाने तक दिखते ही नहीं। सुनो जो मैं कह रहा हूं, मैं कुछ कह रहा था कि जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सुधारो मत, प्रॉब्लम को जड़ से हटा दो। ये भी एक प्रिंसिपल है। एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो, सिनर्जी लाओ, स्टैटिस्टिकली सोचो, इंप्रूवमेंट कौन सा, वैल्यू फॉर मनी, मतलब कस्टमर का वैल्यू बढ़ाओ, सप्लायर से टीमिंग करो, ये सारी बातें हैं। और क्या लिखा है, इन्वेंट्री को कम करो। और लास्ट में क्या लिखा है, ये सारी बातें मैं क्या पढ़ रहा हूँ मुझे बताओ ना, क्या चालू क्या है ये सब। These are the principle of what? TQM. These are the principle of what? TQM. Okay, 14. This is also can be asked in the examination. इसमें से ऐसा पूछ सकते हैं 7 प्रिंसिपल लिखो, 6 लिखो, 4 लिखो, पर मुझे लगता है काफी इजी है, इसमें कुछ डरने की बात नहीं। आपसे अगला सवाल है, ट्रेडिशनल जमाने में जैसे 1970 में हमारे दादाजी की जो शॉप थी और अब जो जमाना है TQM का, आपको लगता नहीं दोनों में बहुत फर्क है? मतलब पहले फोकस क्या कस्टमर के ऊपर था या नहीं? पहले दादाजी के ज़माने में मोनोपोली थी, इसलिए दादाजी ने कभी कस्टमर के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ खुद के बारे में सोचा। इसलिए हम लोग प्लानिंग जब करते थे, वी यूज्ड टू थिंक अबाउट ओनली अबाउट आवर प्रॉफिट। बट नाउअडेज व्हेनेवर वी हैव स्टार्टेड यूजिंग व्हाट TQM, वी थिंक मोर अबाउट व्हाट एंड लेस अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का, देखो यहाँ पे लिखा ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते समय ही आप किसके बारे में सोचते हो, कस्टमर के बारे में। बताओ बच्चों, पहले ज़माने में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट था या आपके ज़माने में? आपके मतलब TQM में। पहले जमाने में एम्प्लॉय बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं थे किसको सर्विस देने के लिए। अभी मोटिवेशन है कि नहीं? आज देखो कोई भी कंपनी में जाओगे तो कस्टमर के आगे पीछे करते, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई एम्प्लॉय क्या है, मोटिवेटेड है किसको किसको अच्छा देने के लिए, कस्टमर को। आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है टीम वर्क। मुझे बताओ टीम वर्क कहाँ पे था, TQM में है या ट्रेडिशनल जमाने में? TQM में। आपसे एक सवाल है, रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में अच्छी कहाँ पे हुई, ट्रेडिशनल में या TQM में? TQM में। कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहिए, ऐसा ट्रेडिशनल ने बोला है या TQM ने बोला? TQM ने। खत्म हो गया। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, कौन सा, ट्रेडिशनल में और TQM में क्या फर्क है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 6 सिग्मा। आप बताएंगे सर TQM में और 6 सिग्मा में क्या फर्क है। 6 सिग्मा का एग्जाम्पल है मुंबई डब्बे वाला। सर 6 सिग्मा और TQM में क्या फर्क है? TQM ने कहा व्हाट इज टू बी डन और 6 सिग्मा ने कहा हाउ इट इज टू बी डन। सर 6 सिग्मा और TQM दोनों का टारगेट एक ही है? हाँ एक ही है। दोनों को भी किसको सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को। दोनों भी ये चाहते हैं कि कस्टमर को खुश करना है, दोनों भी ये चाहते हैं कि गुड्स में एरर नहीं आना चाहिए। पर सर 6 सिग्मा क्यों इतना अच्छा है? 6 सिग्मा क्या करता है, 6 सिग्मा एक किताब है जिसमें काम करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखे हैं। 6 सिग्मा ने स्टैटिस्टिकल मेथड्स लिखे हैं, जो भी जैसा नहीं कि कोई हिमालय में जाना पड़ता था पहले, जहाँ पर अगर मुनि राज देखोगे, मुनि वगैरह जो थे ना पुराने, वो हिमालय में जाके तपस्या करते थे, तब जाके उनको विद्या प्राप्त होती थी। ज्ञान मिलता था, ज्ञान। तो पहले आपने महाभारत रामायण में देखा होगा, हिमालय में कई लोग मुनि लोग तप करते थे 100 साल तक, ऐसा भी जमाना था ना, एक बैठे हुए तप में बैठे हुए, तो तब जाके वो विद्या मिलती थी। ये ऐसा ही 6 सिग्मा का। 6 सिग्मा में क्या लिखा है, आपको तब तपश्चर्या नहीं करना है, आपको तब तपश्चर्या जैसा है उससे भी कठिन काम दिया है, वो दिए हुए रूल को, सूत्र दिए हुए, प्रिंसिपल, मतलब वही प्रिंसिपल दिए हुए ना। क्या मैंने डिड आई से समथिंग रॉन्ग? नो, आप में उसके आसपास के शब्द मत ढूंढिए, ठीक है। गलतियां ढूंढ आप करते हो और मुझे राधे राधे करते हो। दोस्तों सुनो, अभी इधर देखो, आपके दिमाग में जो भी कवरेज में है उसको हटा दो। बोलो राधे माँ की जय हो। पता नहीं कैसे कैसे माँ आ गई। बड़े मेरे को फनी लगती है, मालूम क्या, उसकी फोटो देखता है वो ऐसे मॉडल लगती है, ठीक है। राधे माँ के लिए ऐसा हो रहा है, हाँ, ठीक है। सुनो, अरे तुम, मैं कहाँ था रे, अरे छिचोरो, तुम्हारे चक्कर में 6 सिग्मा में वो भी भूल गया। अरे मैं क्या बोल रहा था, जैसा नहीं क्या वो तपस विज्ञा प्राप्त होने के लिए आपको पहले बहुत परिश्रम करना पड़ता था, वैसे ही 6 सिग्मा किसी के बस में नहीं है। आज भी गिने चुने कंपनी को ही 6 सिग्मा मिला है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम कंपनीज है जिनको 6 सिग्मा प्राप्त, जैसे जेरोक्स, जैसे कि कौन रहे, अमेजॉन है, जैसे कि डेल है, और जैसे कि मुंबई डब्बे वाला है, और जैसे कि होता ना सबसे पहले कौन था रे, वो विप्रो तो नहीं, सबसे पहले वाला कौन था, वो
मोटोरोला। तो ऐसे कुछ ही कंपनी जिनको गुने चुने कंपनी को आपको सर सिक्स सिग्मा इतना डिफिकल्ट क्या है बेटा? सिक्स सिग्मा कोई जादू नहीं, उन्होंने काम करने के आपको दिखाया, ये करो वो मत करो ये मत करो, ऐसा सब लिख दिया। पर उनके परीक्षाओं पर खरा उतरना बहुत ही मुश्किल है। सिक्स सिग्मा ऐसे नहीं तो सिक्स सिग्मा के बहुत सारे वो होते हैं, ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ऐसे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। जिनके ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैक बेल्ट और ये सब टाइप के बेल्ट मतलब क्या होगा, जो कराटे के बेल्ट होते हैं ना, वैसे इधर भी बेल्ट आते हैं। पर यहाँ पे लोगों को जिसको विज्ञा प्राप्त होती है किसकी? सिक्स सिग्मा की। तो वो लोग जितने ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उतना सिक्स सिग्मा जल्दी से लगेगा। सिक्स सिग्मा ऐसा नहीं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा की किताब रख दो अपने आप हो जाएगा। सिक्स सिग्मा एक क्या है? ज्ञान है। जितने लोग ज्ञान को अडॉप्ट करेंगे उतना ही सिक्स सिग्मा जल्दी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होगा। देखो बच्चों, मुंबई डब्बे वाला ने ये काम किया है कि जैसे कि सिक्स सिग्मा का मतलब है आप 10 लाख बार जब काम करते हो तो आपकी गलतियां केवल 3 से 4 बार होती है, मतलब 3.5 बार होती है, मतलब इतना कि मतलब ऑलमोस्ट परफेक्शन पे जाते हो। टीक्यूएम ने इतना परफेक्शन कभी दिया नहीं सर। मुंबई डब्बे वाला, हाँ बेटा, मुंबई डब्बे वाला ने ऐसा लिखा है कि आप जैसे ये तो 10 लाख की बात कर रहा है, 10 लाख में 3 गलतियां। मुंबई डब्बे वाला का तो क्या है, 1,60,00,000 जब टिफिन इधर से उधर होते हैं तब जाके एक टिफिन में मिस्टेक होती है। तो ये बच्चों, ये सिर्फ अद्भुत, अपरिचित, असामाजिक, अनैतिक, मतलब बिल्कुल बहुत ही अगली चीज हो रही है कि मतलब जो इंसानों के मतलब ये मुंबई डब्बे वालों ने जो करके दिखा ना, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक भी गलती नहीं होती। मतलब ये सिक्स सिग्मा के भी ऊपर है, ये तो 7 सिग्मा जैसा हो गया। हाँ ना, पहले 2 सिग्मा था, 3 आया, 4 आया, 5 आया। जितने इतने सिग्मा बढ़ने लगे ना उतने उतने एरर कम होने लगे। तो वो 6 सिग्मा के आगे और 7 सिग्मा से पहले। तो सुनो ना एक बार, तो 6 सिग्मा आने से होता क्या? ऐसा 6 सिग्मा आने से कस्टमर को एरर्स बिल्कुल भी मिलते नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का 6 सिग्मा है तो मतलब कस्टमर का उनके ऊपर का विश्वास, बोलो ना, बढ़ेगा या कम होगा? बोलो बढ़ेगा। कि एरर कम होंगे या ज्यादा होंगे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आपकी प्रोसेसेस इंप्रूव होगी क्या नहीं होंगे? क्या 6 सिग्मा इतना आसान है या डिफिकल्ट है? बहुत, इसलिए बहुत ही कम। जो देखा बच्चों, 6 सिग्मा के 6 थीम्स है, बताओ किसके ऊपर फोकस करेंगे सबसे पहले? 6 सिग्मा का सबसे पहले फोकस है किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। और आप हमेशा फैक्ट्स पे विश्वास करते हो, डेटा के ऊपर नहीं। मतलब अगर मान लीजिए 6 सिग्मा अगर मुंबई डब्बे वाला फॉलो कर रहा है तो वो क्या बोलेगा? ट्रेन आएंगी, तुम चले जाना डब्बे लेके। ऐसा नहीं, उनको मालूम है कि ट्रेन कितने बजे आती है, उनका पहले से पूरा फैक्ट्स मालूम होता है। 6 सिग्मा ऐसे हवा पे, एजम्पशन पे बात नहीं, आप चले जाना, कोई ना कोई तो रेलवे तो आई जाएंगी, बैठ जाना, ऐसा नहीं। पहले से ही मालूम होता है इतने बजे ट्रेन आएंगी, उसमें बैठना। नंबर 3 इज व्हाट? इट इज व्हाट? प्रोसेस वेयर द एक्शन इज। मतलब क्या रहे? मतलब 6 सिग्मा वहीं पे ही एक्शन लेता है जहां पे प्रोसेसेस होती है। मतलब 6 सिग्मा का पूरा फोकस इसके ऊपर है, प्रोसेसेस को इंप्रूव करने में। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रोएक्टिव। 6 सिग्मा क्या बोलता है? गलतियां होने ही मत दो, होने के बाद में रोने से अच्छा होने ही मत दो। नेक्स्ट कौन सा है? बाउंड्री लेस कोलैबोरेशन। मतलब क्या होता है? 6 सिग्मा ये कहता है कि अगर आपको आगे जाना है तो आपके संबंध सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं, आप आगे तो देखो भाई, मुंबई डब्बे वाला कब अच्छे से सप्लाई करेगा टिफिन? जो आंटी जिनका बेटा ऑफिस पे गया हुआ है, तो ये टिफिन वाले वहां से डब्बा लेके, डब्बे वाले उधर से डब्बा आंटी से लेते और उसके बच्चे तक पहुंचा दे। तो अब ये टिफिन वाले के संबंध किससे अच्छा होना चाहिए? वो आंटी से भी और आंटी के बच्चे से भी। अगर इसको मालूम नहीं आंटी का घर किधर है और उसको मालूम नहीं वो बेटे का ऑफिस किधर है, तो कभी भी टिफिन टाइम पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? नहीं। इसलिए बाउंड्री लेस कोलैबोरेशन होना चाहिए। मतलब डब्बे वाला तभी अच्छे से काम करेगा जब उसके संबंध आंटी से भी और बच्चे से। और वैसे ड्राइव आउट फियर लिखा है, बोलते हैं 6 सिग्मा वही अचीव कर सकता है जो कौन? जल्दी बोलो। ड्राइव आउट फियर मतलब क्या? डर के आगे ही जीत है। देखो बच्चों, 6 सिग्मा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं, पर एट द सेम टाइम 6 सिग्मा इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए 6 सिग्मा एक थीम है। हम जानते हैं 6 सिग्मा डिफिकल्ट है, पर डरो नहीं, किसी न किसी तो हासिल हो ही सकता है। मतलब अपने मन से डर निकालो, कोशिश करो। किसके लिए? 6 सिग्मा के लिए। बताओ 6 थीम्स कौन से? नंबर 1, कस्टमर के ऊपर फोकस करो, प्रोएक्टिव करो, फैक्ट्स पे भरोसा करो, ड्राइव आउट फियर, बाउंड्रीलेस कोलैबोरेशन, और एक क्या है? प्रोएक्टिव रखो। इसके 2 मेथड है, एक डीए में ऐसी, एक डीए में डीवी। वो आपका होमवर्क है। व्हाट इज 6 सिग्मा मैंने आपको बता दिया। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कॉमर्स है, ये तो आपको वहां पे पढ़ने मिलता है। कहाँ पे? ये तो आईटी का पार्ट है ना। अभी यही पढ़ोगे हमें ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स वो होता है जिसमें कॉम्पिटिशन बढ़ती है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक बार पूछा हुआ है, पर वापस से बोल दूंगा मैं कौन सा। देखो ये क्वेश्चन कौन सा, बहुत सिंपल है। अरे ई कॉमर्स से ये पढ़ा ना हमने, वो चैप्टर में। कौन सा चैप्टर था रे वो?
चैप्टर नंबर 3, इफ इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर, ऐसा पढ़ा था ना। तो ये सर आप बोलेंगे सर ये एसएम में आईटी की बातें क्यों कर रहे हैं? बेटा एसएम की स्ट्रैटेजी आप जब बना रहे हो तो आप आज के बाद में जब भी स्ट्रैटेजी बनाओगे डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो ई कॉमर्स, बिकॉज ई कॉमर्स ही ऐसा एक जहां है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे इंप्रूव करवा सकता है। तो मतलब ई कॉमर्स को वेटेज दो, नहीं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड हो जाएगी। इसलिए ई कॉमर्स के बारे में जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपने ई कॉमर्स को भी वेटेज देना चाहिए, ऐसा लिखा है। चलो बताओ बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बेस्ट वन से कंपेयर करना चाहिए। बेंचमार्क, ये जेलसी है या फिर सिर्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए? बताएंगे बच्चों 6 स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1 बोलो जल्दी से। पहले आपने अपने रेस्टोरेंट का दर्द देखा। नंबर 2 क्या देखा? सबसे पूछा। नंबर 3 बेस्ट को ढूंढा, कंपेयर किया, उनके जैसा इंप्लीमेंट किया, बाद में इवैल्यूएट किया। ये खत्म हुआ। उसके बाद में हमने क्या देखा? बोलो रे बच्चों, बोलो जल्दी से। फिर हमने क्या देखा? बोलो जल्दी से। फिर हमने देखा बीपीआर। बीपीआर इज थोड़ा चेंज है, बड़ा चेंज? 10 से 15% या 80 से 90%? इंप्रूवमेंट को बीपीआर कहते हैं क्या? नहीं, इट इज व्हाट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। बताओ कि बच्चों बीपीआर ये टाइम कंज्यूमिंग है या लेस टाइम कंज्यूमिंग है? इसको पैसा ज्यादा लगता है, कम लगता है? ज्यादा लगता है। लोग रजिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएंगे टीक्यूएम और सिक्स सिग्मा कौन सा एडवांस्ड है? कहां पे 3.4 एरर्स पर 10 लाख? सिक्स सिग्मा। मुंबई डब्बे वाला किसका एग्जांपल है? मोटोरोला। सिक्स सिग्मा। टीक्यूएम और ट्रेडिशनल जमाने में कहां पे लोग मोटिवेटेड थे ज्यादा? टीक्यूएम में। कहां पे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं? कहां पे कस्टमर के बारे में बहुत सोचते हैं? कहां पे वो होता है, क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग होती है? टीक्यूएम। क्या टीक्यूएम और ट्रेडिशनल जमाने में कस्टमर के ऊपर फोकस टीक्यूएम ने ही ज्यादा दिया है? टीक्यूएम प्रिवेंटिव पे फोकस करता है या करेक्टिव के ऊपर? प्रिवेंटिव। टीक्यूएम का फोकस किसके ऊपर है? सप्लायर के ऊपर या कस्टमर के ऊपर? एरर होने दे या होने ना दे, और एक जगह पे अच्छा करे या हर जगह पे? क्या बताओ? टीक्यूएम का ये बोलता है सप्लायर से आपका अच्छा टीमिंग होना चाहिए, सिनर्जी इफेक्ट होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉलो करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। ये सब किसने बोला? टीक्यूएम ने बोला। याद है कुछ? इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब है बहुत कुछ, पर एक ही चार्ट पे खत्म होता है। देखो बीपीआर, टीक्यूएम, बेंचमार्क, सिक्स सिग्मा रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। एक चैप्टर आपका है, वो तो आप होमवर्क करोगे। सो आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये रिवीजन का बहुत फायदा होगा। इसका एक फायदा जरूर होगा, मैं ये जो रिवीजन है, मैं होप ऐसा कोशिश करूँगा कि ये रिवीजन भी मैं कुछ रिवीजन यूट्यूब पे अपलोड करूँ, ताकि आप एग्जामिनेशन के पहले दिन वो भी अपने घर से देख पाओ। ये जो आज हमने की कुछ हद तक, है ना? ओके। और बहुत अच्छा लगा। आई होप यू लाइक द रिवीजन। विश यू ऑल द बेस्ट, है ना? आपके पेपर जैसे भी जाते प्लीज़ मुझे एसएमएस करना। माय नंबर इज 9860644345। आपके वन सेकेंड, 9860644345। मेरे फेसबुक के पेज पे ज़रूर मुझे लाइक करना। मेरा फेसबुक का पेज है CA स्वप्निल पाटनी। इस पेज पे ज़रूर लाइक करिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, ताकि आप हमेशा मेरे टच में रहो। मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे फेसबुक पे डालता हूँ, है ना? और तो बस इतना ही मुझे बोलना था। मैंने बहुत सारे जो सजेशन दे, प्लीज़ फॉलो दिस। और बस एक ही दिन की तो बाद में तो फिर यू आर इन CA फाइनल। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।